नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। यूपी चुनाव में क्या भाजपा 300 सीटें वाकई जीत जाएगी या फिर समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर जीत मिलेगी? यूपी में विधानसभा की कुल जमा 403 सीटें हैं। ऐसे में ये तो मुमकिन नहीं कि भाजपा 300 सीटें जीत ले और सपा 400 सीटें जीत ले। जाहिर है किसी एक का ही दावा सच हो पाएगा, या ये हो सकता है कि दोनों अपने अपने दावों को हाथ मलते देखते रह जाएं और बाकी दल कोई बड़ा उलटफेर कर दें। आप जानते ही हैं कि यूपी चुनाव में इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छी रणनीति तैयार कर ली है। उधर मायावती भी बसपा के हाथी को केवल दरवाजे पर बांधने के लिए तो नहीं रखेंगी, उसे थोड़ा बहुत तो चला ही लेंगी। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के बाद क्या यूपी में अपना प्रभाव दिखा पाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और इन सबके बीच बड़ी पार्टियों के भागीदार छोटे दल किस तरह चुनावी समीकरणों को सत्ता के पक्ष में बनाते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी ही हैं। वैसे जब भी चुनाव होते हैं तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। ऐसा करना सही भी है, क्योंकि कोई नेता चुनावी रैली या सभा में ये तो नहीं कहेगा कि हम जीतने वाले नहीं हैं पर आप हमें ही वोट देना। हारे को हरिनाम तो ठीक है, लेकिन जनता का साथ तो जीत की उम्मीद दिखाने वाले दल को ही मिलता है। इसीलिए चुनाव की घोषणा से पहले ही बड़े बड़े वादे शुरू हो जाते हैं। बसपा, कांग्रेस अकेले सारी सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों दलों ने यह दावा नहीं किया कि उन्हें कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, जबकि भाजपा ने 300 सीटों पर जीत का दावा किया है और सपा ने उससे आगे निकलते हुए 400 सीटें जीतने की बात कही है। सपा इसमें रालोद को मिलने वाली सीटें भी शायद जोड़ रही होगी। पिछले 5 सालों से अखिलेश यादव सत्ता से दूर हैं। इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो मुलायम सिंह राजनीति के अखाड़े में सक्रिय थे और उनके दम पर ही सपा को 2012 में सत्ता मिली थी। लेकिन सत्ता की कमान मिली अखिलेश यादव को और शायद यहीं से सैफई कुनबे में दरार बननी शुरू हो गई थी। 2017 तक ये दरार यादव परिवार को पूरी तरह तोड़ चुकी थी और इस वजह से सपा की जीत का सपना भी टूट गया। मगर अब 5 साल बाद फिर से बिगड़ी बातों को बनाने की कोशिश जारी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अभी एक साथ तो नहीं आए हैं, मगर अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि सत्ता उनके पास आएगी और फिर बिखरा परिवार भी शायद एकजुट हो जाए। अखिलेश ने तो घोषणा कर ही दी है, आ रहा हूं मैं। अब उनकी इस घोषणा के बाद उनके आने के लिए जनता अपने दरवाजे खोलती है नहीं, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। इधर भाजपा की ओर से एक बार फिर 300 सीटें जीतने का दावा किया गया है और इस बार ये दावा किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। पिछले कुछ दिनों से केशव प्रसाद मौर्य कुछ न कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में आ जाएं। उनके बयानों का विश्लेषण करें तो यही लगता है कि वो पूरे कैलकुलेशन के साथ अपनी टिप्पणियां और ट्वीट जनता के सामने ला रहे हैं ताकि उनकी कही बातों पर चर्चा हो। चुनावी राजनीति में इस चर्चा का भी खासा महत्व है, क्योंकि जो जितना सुर्खियों में रहेगा उसका राजनीतिक वजन उतना बढ़ेगा। 5 साल तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से संतोष करने वाले केशव प्रसाद मौर्य अब शायद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छिपा नहीं पा रहे हैं। वैसे भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से आदित्यनाथ योगी को ही बनाया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी अपने लिए संभावनाओं को तोल रहे हैं। इसीलिए मथुरा काशी वाली टिप्पणी के बाद अब बिजनौर में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सारे विपक्षी दल एक मंच पर आ जाएं, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और ओवैसी सब मिल जाएं, फिर भी 2022 में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतकर फिर एक बार सरकार बनाएगी। मौर्य ने कहा, प्रदेश में भाजपा की लहर है, कांग्रेस में सिर्फ फोटो खिंचाने वाले रह गए हैं और समाजवादी पार्टी से गुंडे, माफिया और अपराधी को माइनस कर दिया जाए तो सपा 0 है। पहले भी 2019 में इन दलों ने साथ आकर हश्र देख लिया है। सपा, बसपा, कांग्रेस भाजपा का स्पष्ट बहुमत देख बौखलाए हुए हैं। इससे पहले सहारनपुर में एक कार्यक्रम में मौर्य ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल में 7 दिन की छुट्टी नहीं ली। उन्होंने कहा कि मोदी न होते तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर न बनता, जम्मू कश्मीर से धारा 370 न हटती। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी जी की सरकार से पहले दूसरी सरकार ये खुद मानती थी कि केंद्र गरीबों के विकास के लिए 1 रुपया भेजता है तो गरीब तक 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी और योगी जी की सरकार में ये पूरा रुपया गरीब के पास पहुंच रहा है। तो ये है भाजपा का 300 सीटें जीतने का गणित, यानी धार्मिक कार्ड चलो, राम मंदिर निर्माण का श्रेय मोदी जी को दे दो, जबकि सभी जानते हैं कि ये काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ है और मोदी सरकार देश की सर्वोच्च अदालत तो है नहीं। खैर,
धार्मिक कार्ड चलने के साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षियों को घेरो, ये भी भाजपा की रणनीति है। 2014 में केंद्र से यूपीए सरकार को भी इसी भ्रष्टाचार के नाम पर घेरा गया था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1 रुपए में से 15 पैसे गरीब तक पहुंचने की बात भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ही उजागर की थी। मगर भाजपा अपनी जीत के लिए इस तरह जाल बिछाती है कि कई बार विपक्षी दल अपने ही उठाए मुद्दों पर या बयानों पर फंस जाते हैं। वैसे अकेले मौर्य ही राम मंदिर निर्माण का श्रेय मोदी जी को नहीं दे रहे हैं, आदित्यनाथ योगी भी यही कर रहे हैं। मथुरा में योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने के लिए पैसा दिया जाता था, तीर्थ स्थानों के विकास पर नहीं। आज धार्मिक आयोजन बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं और संतों का सम्मान हो रहा है। कुंभ जैसे 5000 साल पुरानी परंपरा को जीना इसका बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी विपक्षी दल की सरकार होती तो अयोध्या में बन रहा राम मंदिर हकीकत नहीं बन पाता। अयोध्या में राम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बबुआ होते तो वो अब्बाजान की तरह राम मंदिर के निर्माण के दौरान फायरिंग का आदेश देते। अगर उन्हें आतंकवादियों को संरक्षण देने से समय मिलता तभी तो वे विकास, महिला सशक्तिकरण और मंदिरों के बारे में सोचते। एक तरफ राम भक्तों की सरकार है और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। तो इस तरह 300 सीटें जीतने के लिए भाजपा एक बार फिर राम मंदिर और कब्रिस्तान श्मशान पर उतर ही गई। आपको याद होगा कि इससे पहले 2017 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब्रिस्तान का जिक्र किया था। फरवरी 2017 में फतेहपुर की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी मिलनी चाहिए। होली में बिजली आती है तो ईद पर भी आनी चाहिए। उस वक्त रमजान और दिवाली, श्मशान और कब्रिस्तान के गणित ने भाजपा को सत्ता दिलाई, तो इस बार भी ये गणित काम करेगा, ऐसी उम्मीद शायद भाजपा को है। इसीलिए फिर से हिंदुत्व का झंडा उठा लिया गया है। वैसे इस झंडे के मुकाबले एक और परचम लहराने की संभावनाएं बन रही हैं। दरअसल भाजपा की पुरानी सहयोगी और अभी कांग्रेस की साथी शिवसेना ने कहा है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बिना कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को नहीं हरा सकती है। ये दोनों तत्व केवल शिवसेना के पास ही हैं। इससे बीजेपी को अच्छी चुनौती दी जा सकती है। इसी आकलन के आधार पर शिवसेना हो सकता है कि यूपी और गोवा के चुनाव में कांग्रेस का साथ देने आ जाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने अभी राहुल गांधी से मुलाकात की थी और यूपीए में शिवसेना के शामिल होने के संकेत दिए थे। इसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जो यूपी में कांग्रेस का चेहरा है। कांग्रेस अभी 403 सीटों पर अकेले ही लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन शिवसेना साथ आ जाती है तो मुमकिन है दोनों के बीच सीटों का कोई बंटवारा हो जाए। वैसे शिवसेना ने 2012 में 31 सीटों और 2017 में 57 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कोई सफलता तब नहीं मिली थी। लेकिन 5 साल के अंतराल में यूपी में शिवसेना के वोटों में इजाफा जरूर हुआ था। 2012 में शिवसेना को 21,714 वोट मिले थे, जो 2017 में बढ़कर 88,595 वोट हो गए थे। इस गणित के आधार पर अगर शिवसेना यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ उतरती है तो हो सकता है दोनों मिलकर कोई बड़ा कमाल कर दें। वैसे 2017 में शिवसेना केंद्र में भाजपा के साथ ही थी और महाराष्ट्र में उसकी सरकार तब नहीं थी, लेकिन अब ये समीकरण उलट चुका है। इसीलिए कोई बड़ा उलटफेर हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे अभी जहां कितनी सीटें कौन जीतेगा इसके दावे हो ही रहे हैं, उस बीच कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने बता दिया कि टिकट के दावेदारों के मिले आवेदनों में से अब तक 100 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इनमें 60 महिलाएं और 40 पुरुष हैं। वैसे भी प्रियंका गांधी ने पहले ही कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। तो अब किसका गणित यूपी चुनाव में सही साबित होगा? क्या भाजपा वाकई 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और एक बार फिर से हिंदुत्व की राजनीति विकास पर भारी पड़ेगी, या सपा की लाल टोपी विधानसभा में छाएगी, या फिर कांग्रेस की लड़कियां लड़कर जीतेंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव।
क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।